हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको डिक्टेशन इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग समय पर उपलब्ध कराते हैं। बेसिक में हम डॉक्टर जी डी बिस्ट गोपाल दत्त बिस्ट जी की पुस्तक से आपको बेसिक करा रहे हैं। साथ ही आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर जाकर आप किसी भी गति की डिक्टेशन करने के पश्चात टंकण करने के पश्चात उसका मूल्यांकन त्रुटियों के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको वहाँ हमारी वेबसाइट पर आपको नियमित रूप से प्रतिदिन बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी आपको कंटेंट आपको उपलब्ध होंगे। चलिए 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए सभी तैयार हो जाइए। रेडी? लंबे अरसे तक अनुच्छेद 370 की जकड़न में फंसे रहे जम्मू कश्मीर की ज़मीन पर अब सही मायनों में लोकतंत्र पनपने वाला है। राज्य में हुए पंचायत चुनाव के बाद डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल भी अपने स्वरूप आकार लेने जा रही है। अब जनता अपने जिले के भविष्य की तकदीर का खाका खुद खींचेगी। वास्तव में स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर है जब जम्मू कश्मीर में ज़मीनी लोकतंत्र, जन भागीदारी, लोक अधिकार और संवैधानिक प्रावधान पूर्ण रूप से आकार लेंगे। निश्चित ही यह एक सुखद क्षण होगा। ज़्यादा सुखद इसलिए क्योंकि प्रदेश के कुछ स्वार्थी नेताओं को जनता ने एहसास कराना शुरू कर दिया है कि वह अपने हाथ की कठपुतली नहीं है। यही कारण है कि वर्षों तक मनमानी करने वाले प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के साथ साथ पूरे देश को डराने धमकाने वाले नेता अब खुद डरे हुए हैं। उन्हें अब अपने राजनीतिक अस्तित्व का भय सताने लगा है, जिस पर ग्रहण लगता भी दिख रहा है। राज्य में शनिवार से डीडीसी चुनाव के पहले चरण का आगाज होने जा रहा है। ये चुनाव कुल 8 चरणों में होने हैं। सभी दल इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे गुपकार समझौते वाले बेदल भी जो इस चुनाव को साजिश करार दे रहे थे, उन्होंने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया था। अब उन्हें महसूस हो गया कि ऐसा करना उनके सियासी वजूद को खतरे में डाल सकता है। असल में इस पूरे प्रकरण की पटकथा तभी लिख दी गई थी जब मोदी सरकार ने राज्य में मनोज सिन्हा जैसे सक्रिय राजनेता को उप राज्यपाल बनाकर भेजा। सिन्हा जनसंपर्क और जनसंवाद की ताकत समझते हैं और इसीलिए राज्य की कमान संभालते ही उन्होंने नौकरशाहों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि जनता से लगातार मुलाकात होनी चाहिए, उनकी समस्या सुनी जाए और उन परेशानियों का समय से हल निकाला जाए। निचले स्तर पर पंचायत चुनाव हो चुका था और शीर्ष स्तर से
लगातार जनसंपर्क और विश्वास बहाली पर जोर दिया जा रहा था। एक घटना के बाद जिस तरह सिन्हा सेना को रोककर खुद ही गांव तक पैदल गए, उससे जनता में भरोसा बढ़ा। ऐसे कदम विश्वास बहाली में आवश्यक सेतु का काम करेंगे। ऐसे में जब केंद्र सरकार ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों, विधायकों वाली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की जगह पूरी तरह चुनाव से बनने वाले डीडीसी को हरी झंडी दिखाई तो प्रादेशिक नेताओं के पांव तले जमीन ही खिसक गई। शुरुआत में उन्होंने इसे साजिश करार देकर विरोध किया, परंतु अब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वैसे यह पहला अवसर नहीं जब देश में दो धुर विरोधी दल एक मंच पर आए हों। बीते हुए कुछ वर्षों के राजनीतिक रुझान को देखें तो ऐसे कई वाक्य दिखेंगे। यदि जनहित या देश हित के लिए ऐसा जुड़ाव होता है तो अत्यंत दुखद होता, परंतु धुर विरोधियों के हाथ मिलाने के ये मामले निहित स्वार्थ और किसी भी कीमत पर भाजपा को रोकने के मकसद से ही हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना एक हो गई, बंगाल में कांग्रेस और वाम एक हो गई, उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा जैसे दल एक साथ आ गए थे और अब कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने एक दूसरे का दामन थाम लिया है। दरअसल राजनीतिक दलों को यह भ्रम होने लगा है कि वोटर उनके कार्यकर्ता होते हैं। उत्तर प्रदेश में यह भ्रम टूट गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो गुपकार नेताओं की किस्मत ही खराब दिखती है। वे फिर से उसी 370 की वापसी और 35A की बात कर रहे हैं, जिससे मुक्ति पाकर ही विकास शुरू हुआ है। उन्होंने जमीन खरीद के मामले में बदले नियम का भी विरोध किया है। इस बीच उस रोशनी एक्ट के पीछे का स्याह सच भी सामने आने लगा है, जिसका काला साया गुपकार और कांग्रेस नेताओं पर मंडरा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर जमीन की बंदरबांट में जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस नेताओं के नाम आ रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि इन स्वार्थी नेताओं ने प्रदेश में किसी को झांकने की इजाज़त क्यों नहीं दी, क्योंकि पूरे देश को डराया जाता रहा कि कश्मीर में दखल देने की कोई कोशिश हुई तो उसके घातक परिणाम होंगे और उस पर पाकिस्तान की पकड़ मजबूत हो जाएगी। दरअसल ये नेता अपनी करतूतों को पर्दे के पीछे रखना चाहते थे। जमीन की बात करने वाले इन नेताओं ने खुद ही कानून बनाकर हजारों कनाल सरकारी ज़मीन
अपने नाम कर ली, गरीबों को मुट्ठी भर दिया और अपना घर भर लिया, जनता को भरमाया और प्रदेश के पिछड़ों, दलितों, महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा। अब उन्हें अधिकार मिलना शुरू हुआ है तो डीडीसी चुनाव में 370 की वापसी से बेसुरा राग छेड़ रहे हैं। क्या कोरोना काल में इन नेताओं की सोचने समझने की क्षमता इतनी संक्रमित हो गई है कि वे जनता के अधिकार छीनने वाले मुद्दे के साथ मैदान में उतरे हैं? क्या गुपकार और कांग्रेस नेता अब भी देश की हवा का रुख भांपकर उससे कोई सबक सीखने को तैयार नहीं? अब चुनावों में विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मोर्चे पर फारूक से लेकर महबूबा मुफ्ती तक अपनी कुछ उपलब्धियां गिना सकते हैं। हजारों कनाल जमीन हड़पने वाले नेता आखिर किस मुंह से जनता को यह बताएं कि उद्योगों को आखिर जमीन देने में क्या बुराई है, जबकि इन उद्योगों से खुद जनता की भलाई होना तय है। गुपकार नेता तय कर लें कि क्या वे जनता को अपनी दलीलों से समझा पाएंगे, अन्यथा जनता द्वारा तो उन्हें समझाना तय माना जाए। राज्य की जनता ने इन्हीं नेताओं के विरोध के बावजूद पंचायत चुनाव में वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुने थे और अब डीडीसी में भी खुली सोच से वोट डालेंगे। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो गई। जो भी पढ़ना चाहते हैं गूगल मीट के माध्यम से जुड़कर पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा लास्ट में पढ़ने में परेशानी हुई थी।